वर्ग 3 की मेंस परीक्षा में मैथ्स का सिलेबस हम लोगों को कहाँ से करना है, हम उसकी चर्चा करेंगे और किस तरीके से करना है हम उसको देखेंगे। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा नई बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एनसीईआरटी जो है उस पे हम जाएँगे और देखेंगे वो हमको टॉपिक कहाँ मिलेंगे, और पहले हम उन टॉपिक को करेंगे जो टॉपिक थोड़ा-सा ईज़ी है। देखिए जैसे कि मैंने इसमें उठाया है यूनिट 9 को। मैथ्स में कौन-कौन सी यूनिट है आपकी? मैथ्स में है आपकी यूनिट 7, यूनिट 8 और यूनिट 9, यूनिट 10। 7, 8, 9, 10 4 यूनिट आपकी मैथ्स में है। पहले मैंने यूनिट 9 को उठाया है क्योंकि इसमें थोड़ा-सा कम आपको पढ़ना। देखो अगर आपको फॉर्मूले बनते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के, शंकु के, बेलन के, तो आपके लिए फिर तो ये बहुत ईजी है। नहीं बनते तो पहले आपको फॉर्मूले की प्रैक्टिस करनी है, फिर उसके बाद सवालों की करनी। जनरली ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि हो सकता है वैल्यू दे दे और आपको कहे कि चलो बताओ इसका क्षेत्रफल बताओ और इसका आयतन बताओ, तो क्षेत्रफल और आयतन के फॉर्मूले आपको अच्छे से बनने चाहिए। जैसे हम इसमें स्पेशल बात ये ध्यान रखेंगे कि क्लास 9th और 10th में ये नई वाली जो एनसीईआरटी बुक है उसमें एक्सरसाइज 10 और 11 है जहां आपको ये मिलेगा, और 10th क्लास की बुक में एक्सरसाइज 12 में आपको ये मिलेगा, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अब इसमें भी जैसे कि आप हेरोन्स का जो सूत्र है वो आपको 9th क्लास में मिलेगा। उससे आपको एक चीज रिलेट है नई वाली एनसीईआरटी बुक में कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में हेरोन सूत्र का अनुप्रयोग, कि हम हेरोन सूत्र का कैसे उपयोग करके चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालेंगे। और जनरली आप निकाल लेंगे, लेकिन फिर भी एक बार ओल्ड एनसीईआरटी जो बुक थी ना उसमें 12.2 था, उसमें मतलब और चैप्टर एक्स्ट्रा थे, तो हेरोन से ही वाला था जो उसमें इसमें एक ही एक्सरसाइज है 10.1 बस है, उसमें 10 2 थी उसकी हेरोन्स वाले की, तो दूसरे वाले में ये मिलेगा आपको। ठीक है, इसके बाद अगर हम आते हैं तो हमें कौन सा करना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हमें मिलेगा क्लास 10th में और 9th में मिलेगा। 9th में तो जनरली इजी सवाल मिलेंगे हमको, कठिन सवाल नहीं मिलेंगे। और लेकिन हाँ 10th क्लास में आपको थोड़ा सा लेवल अप होगा, उसमें आपको दो फॉर्मूले एक साथ लगाने पड़ेंगे। तो जैसे कि ये बना है आपका, ये है आपका वेलन और ऊपर बन जाएगा शंकु, बोलेगा दोनों आयतन निकालो या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, मतलब दो डायग्राम मिलके एक बन जाएंगे, तो आपको दो फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे और फिर आपका ये आएगा। इसमें भी एक टॉपिक डिलीट है, शंकु का छिन्नक करके है, वो आप देख लेंगे, वो आपको ओल्ड एनसीईआरटी बुक में 13.4 में मिलेगा। तो ये पहले आप करें। देखो जनरली ये है कि इस एक्सरसाइज में सारा खेल फॉर्मूले का, आपसे फॉर्मूले जितने अच्छे से बनेंगे उतने अच्छे से ये एक्सरसाइज बनेगी, बाकी सरल एक्सरसाइज है। और एक और है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वो आपको मिलेगा क्लास 10th में ही। कौन सी एक्सरसाइज में मिलेगा? 11 में। बहुत आसान है, दो फॉर्मूले से आपका काम बन जाएगा। ये दो फॉर्मूले आप लगाएंगे और आपका ये काम बन जाएगा, पर कैसे लगाना है उसके लिए आप देख लेना। और इसमें भी एक टॉपिक, इसका भी एक एक्सरसाइज और थी वो डिलीट हो गई थी, तो उस पर भी आप देख लेंगे उसको। तो इसमें आप कुछ जस्ट फॉर्मूले रखेंगे और आंसर आ जाएंगे। ये वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो ये आपको उसमें मिल जाएंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। अगली यूनिट जो है यूनिट 10 है। यूनिट 10 में आपको देखिए सांख्यिकी एवं प्रायिकता है और त्रिकोणमिति। जनरली बहुत इजी है ये, अगर हम इसको चैप्टर वाइज ऐसा बांटें तो बहुत इजी है। देखिए सांख्यिकी में आपको करना क्या रहता है, माध्य माध्यिका बहुलक अगर आपसे बनते हैं पता है तो वो आप निकाल लेंगे। और जब जैसे ही आप क्लास 10th में जाएंगे थोड़ा सा आपको और अपग्रेड अगर अलग टाइप से आती है, सारणी में आते हैं, तो आप फिर भी उसके लिए फॉर्मूला याद करेंगे सबके अलग अलग, और आपसे फिर वो वहाँ भी बन जाएगी। तो देखिए क्लास 9th वाली जो सांख्यिकी मिलेगी आपको स्टैटिक बहुत ईजी मिलेगी, लेकिन हाँ एक बार देख लेना, क्योंकि ना ग्राफ जो बनते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन आपको हो सकती है, तो ईजी नंबर हमारे ना छूटे। ठीक है, तो ये 9th में आपको क्लास एक्सरसाइज 12 में 12 मिलेगी। उसके बाद 10th क्लास में आप आएंगे तो 13 में आपको स्टैटिक्स मिलेगी, 14 में आपको प्रोबेबिलिटी मिलेगी, तो 14 तक 14 में प्रायिकता है। जनरली बहुत सरल है ये। ठीक है, अब इसमें आपका थोड़ा सा टाइम ले सकता है, वो ले सकती है त्रिकोणमिति। अगर आप पहली बार त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो उसके लिए है कि भाई आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इसमें। तो त्रिकोणमिति में देखिए आपको ये एक्सरसाइज 8 मिलेगी और 9 मिलेगी। पहले आप 8 करेंगे, फिर उसके एप्लीकेशन है 9 में, तो आप उसको एप्लीकेशन करेंगे, ऊंचाई एवं दूरी जो है वो 9 में है। तो देखिए त्रिकोणमिति 10th क्लास की जनरली इतनी टफ नहीं है, लेकिन अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ दूसरे बैकग्राउंड से हैं थोड़ा सा आपको मतलब ईजी नहीं लगेगी पहली बार अगर आप कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, पर थोड़ा पेशेंस रखिएगा। उसको हो सकता है आप 2 दिन दे दें तो इतने में बन जाएगा काम आपका, 2 दिन 3 दिन में। ट्रिग्नोमेट्री रेशो याद कर लो आप,
ठीक है। जनरल वैल्यू याद कर लो कि साइन 0 की क्या होती है, 30 की क्या होती है। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बन रहे हैं तो आगे बढ़ जाओ, ज़्यादा फंसने का नहीं किसी भी उसमें। ठीक है, मैं त्रिकोणमिति के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है किसी को बहुत ईजी भी लगती हो, ऐसा नहीं है, लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, उसमें ज़्यादा फंसने का नहीं, उससे निकलने का है। जो चीज़ बन रही है उसको देखो ना, साइन की प्रायिकता बन रही है, ठीक है, त्रिकोणमिति में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उससे हम आगे बढ़ेंगे। तो ये यूनिट आपकी बहुत छोटी है, हो जाएगी। हाँ, परमात्मादि का बहुलक के फॉर्मूले याद कर लेना, अगर वो सांख्यिकी में आ गए तो कैसे करो, मतलब सारणी में आ गए तो फिर कैसे करोगे। एक जो है ना आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ये वाली, मतलब थोड़ा सा इतना आसान नहीं है जितनी आसान तो यूनिट थी कि आप में फॉर्मूला याद करना और काम चलाना, ये थोड़ा सा फंसाने वाली यूनिट है। लेकिन हाँ, इसमें भी आप देखिए ज्यामिति है और एक निर्देशांक ज्यामिति है, पहले हम इसको निपटाएं। अगर ये बहुत आसान है, निर्देशांक ज्यामिति निपटाना आसान है। क्यों आसान है मैं बोलता हूँ, देखिए उसमें अगर आप जाएंगे ना क्लास 9th में एक्सरसाइज 3 आएगी, उसमें वही है आपका भुजकोटि वाली है, बस कोऑर्डिनेट बताना है आपको, निर्देशांक बताना और हो जाएगा। फिर इसमें जो है फॉर्मूले वगैरह हैं, जैसे कि इसमें हम लास्ट में अगर जाते हैं अपनी यूनिट 8 के लास्ट में अगर हम जाते हैं तो हमें मिलता है जैसे निर्देशांक ज्यामिति में निर्देशांक दूरी निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, विभाजन सूत्र है जो, ये सब आपको इसमें मिल जाएंगे। तो आपका एक पोर्शन तो ये बिल्कुल 2 में कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें भी जनरली आप उसकी तैयारी करिए, मैं आपसे बता रहा हूँ, जो इसमें छोटे सवाल होंगे ना उनकी तैयारी करिएगा, और एक वो वाले पहले क्वेश्चन तैयार करिए जिसमें आप फॉर्मूला रखें, इस टॉपिक का फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला क्या है, हाँ फॉर्मूला अगर ये है तो इसकी वैल्यू कौन सी है वो रख के सॉल्व करना सीखें। ज़्यादा अंदर डीप जाने का टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक, हम पहले सरल की तैयारी करें। जैसे आप मैथ्स देखे होंगे तो हम फुल टॉस बोलना छोड़ें, फुल टॉस बोल में आउट हो गए तो फिर दिक्कत है, उसको तो हम कम से कम हिट करें, तो हम इसकी पहले वो करना। फिर उसके बाद अगर हम जाते हैं ज्यामिति में, ज्यामिति में क्या होगा आपका, ज्यामिति में आप अगर आपने पहली बार अगर 9th की मैथ पढ़ रहे हो तो पक्का आपको उसमें दिक्कत जाएगी, क्योंकि देखिए 6 से लेकर 9 चैप्टर तक आपको 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, और आके 10th में ये 6वां चैप्टर करना है। तो इसमें 6 चैप्टर तो आप कर लोगे, बहुत आसान है, उसमें रेखा एवं कोण है वो वाला आपका हो जाएगा, ठीक है। 7th में आपको सर्वांग पढ़ने को मिल जाएगा त्रिभुज की, और 8 में आप चतुर्भुज के बारे में जान जाएंगे। इतना टफ नहीं है, लेकिन हाँ जब पहली बार हम कोई भी चीज़ करते हैं थोड़ा सा लगता है हमें, लेकिन जो मैथ्स वाले हैं तो उनको दिक्कत नहीं होगी, पर उनको भी मतलब वो भी थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं फंसेंगे अगर इस चैप्टर की अच्छी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप MCQ नहीं लगाएंगे तो आप इसमें फंसेंगे। तो ये आपको मिल जाएगा क्लास 9th के 6 से लेकर 9 आपको कंप्लीट करने हैं, और निर्देशांक ज्यामिति के लिए ये 3 और 7। तो पहले निर्देशांक ज्यामिति कंप्लीट कर लें, वो जल्दी हो जाएगी, और फिर उसके बाद आप ये वाले करें, ठीक है। इसमें भी ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें कठिन है, कुछ चीज़ें कठिन है, तो उनको ही आप पहले ना देखें, मतलब पहले शुरू से स्टार्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए यूनिट 7 में हम आ गए हैं, यूनिट 7 को देखें बाद में इसलिए रखूँ, थोड़ी सी बड़ी यूनिट है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई हैं और कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा रिवीजन करनी पड़ेगी, तो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, और थोड़ा सा सरल भी है, पर बड़ी है लेकिन सरल यूनिट है। देखिए इसमें सबसे पहले आप बहुपद उठाएं, बहुपद आपको 9th क्लास के 2nd चैप्टर में मिलेगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा जनरल बहुपद है, आप समझेंगे उसमें। फिर 10th में आके आपको 2.1 तो बहुत सरल छोटी सी है, उसमें सिर्फ ये ग्राफ एक बनता है और उसमें कितने में आ जाता है। 2.2 में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा जीरोस फाइंड करने में, शून्य फाइंड करने में, और उनके बीच में जो है रिलेशनशिप फाइंड करने में, जो उनको रिलेशनशिप कैसे फाइंड करते हैं वो टेक्निक आप सीख जाना। और एक ओल्ड बुक जो थी ना उसमें एक इसका चैप्टर है, तो वो आप उसको देख लेना कि पूर्ण वर्ग बनाने की जो विधि है वो उसमें देख लेना आप, उससे मिल जाएगा आपको पुरानी बुक में 10th की। हाँ, इसके बाद हम आते हैं ये रैखिक समीकरण, आप प्रतिस्थापन विधि सुने होंगे, विलोपन विधि से जो सवाल हम हल करते थे वो आपको 10th क्लास में 3rd चैप्टर में मिल जाएंगे। और चौथे में वाले में इसमें जो एक चीज़ दी हुई है कि द्विघात समीकरण, उसका गुणनखंड निकालना, गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल, द्विघात समीकरण का, ठीक है, मूलों की प्रकृति, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। क्लास 10th के 4th चैप्टर में b² - 4ac, बड़ा वाला जो फॉर्मूला होता है -b + -√b² - 4ac/2a, ये सब आपको कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये जनरल बहुत सरल पड़ेगा आपको, ज़्यादा कठिन है नहीं है। इसके बाद हम देखें संख्या पद्धति। संख्या पद्धति तो ऐसी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा है, उसमें उसका पूरा पार पा पाना तो बहुत कठिन है, फिर भी जैसे LCM HCF वगैरह तो आपसे बन जाएगा। फिर भी इसका और आपको देखना थोड़ा थोड़ा, आप इसका 1st चैप्टर देख सकते हैं, 9th क्लास में भी है और 10th क्लास में भी है, सिर्फ NCERT के बेस उसमें जाना है। हाँ, अनुपात और समानुपात, अनुपात समानुपात के लिए मैं बता दूं, आपने जिससे भी तैयारी करी हो कंपटीशन के समय में, आप उसी से एक बार और रिवीजन कर लेना। NCERT में इसको मैं नहीं जाना, तो आप इसमें आपका हो जाएगा, जिस भी बुक से आपने तैयारी की थी उससे हो जाएगा, नहीं जनरल यूट्यूब में आपको लेक्चर मिल जाएंगे तो उनके आप सर्च कर लेना।
ठीक है। और मेरे मैथ्स के कुछ चैप्टर डले हैं 10th क्लास के, तो आप वो देखेंगे तो आपको भी इसमें टेक्निक मिल जाएंगी कि बहुत इजीली तरीके से मैंने कैसे बताया कि बहुत सरलता से हम सवालों को कर सकते हैं। लेकिन उसमें थोड़ा मेथड है, लेकिन मैंने समझाया है बहुत आसानी से, तो आप जाके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो आपको जिसका समझ में आता है उसका देखें। ये प्लानिंग रखें, ज़्यादा मत फंसिए कि एक सब्जेक्ट को लेके, एक चीज़ को लेके अगर हम ज़्यादा फंस जाएंगे तो हम अपना समय उसमें खो देंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है। मैं ये टेक्निक आप लोगों को इसमें प्रो बनाने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं तो ये बता रहा हूँ कि अभी हम सामने जो सिचुएशन आई है उसको हम कैसे हैंडल करें। ठीक है। और मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा कठिन चीज़ें आएंगी। हाँ, 1-2 प्रश्न आएंगे कठिन, लेकिन क्या उतना टाइम है हमारे पास? नहीं है। लेकिन हाँ, सरल क्वेश्चन तो ना छोड़ें। पता चला कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो सीधे सीधे आ जाए, त्रिकोणमिति की सर्वसमीका ही आ जाए, तो फिर उस समय लगेगा कि यार हम देख लेते काश एक बार, तो हमारा काम बन जाता। तो मैं ये इसलिए मैं आपको कर रहा हूँ। और पता है पेपर का जो सिस्टम है ना, एनसीईआरटी बेस्ड, कई चीज़ें आपको एनसीईआरटी बिल्कुल सेम मिलेगी। पर 1-2 में मेरा मैथ्स का पेपर था, उसमें देखा मैंने मैथ्स तो कई क्वेश्चन 9-10 के थे, सिर्फ वैल्यू चेंज थी, सेम बिल्कुल। तो आप इस तरीके से अगर अप्रोच रखेंगे तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ चीज़ें परेशान करेंगी पर कुछ चीज़ें अच्छी भी आएंगी, और ऐसा होगा सिलेबस में, सारी चीज़ें एक सी नहीं रहेंगी। तो सरल चीज़ें आएंगी, फिर कठिन चीज़ें आएंगी। तो ये नहीं करना कि कोई कठिन चीज़ पड़ गई और आप फिर वहाँ से डिमोटिवेट हो गए, ऐसा नहीं करना है हमें। फिर हम वहाँ से फिर बढ़ेंगे आगे और फिर हल सॉल्व करेंगे, फिर आगे सरल चीज़ें मिलेंगी, उनको पहले कर लेते हैं, कठिन चीज़ों को छोड़ देते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सब कठिन कठिन चैप्टरों से क्वेश्चन आएंगे। तो ये मैथ्स की प्लानिंग आप इस तरीके से करें और प्रैक्टिस ज़रूर करें। मैं तो ये कहूँगा पहले बहुत ज़रूरी है आप एक यूनिट निपटाएं, प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस आप क्वेश्चनों की करेंगे आपकी मैथ्स उतनी मजबूत होती जाएगी, आपके क्वेश्चन उतने बनेंगे। तो पढ़ना एक अलग चीज़ है और प्रैक्टिस करना एक अलग चीज़ है, तो प्रैक्टिस में भी आप ध्यान देंगे। बाकी कोई इतना बड़ा सिलेबस नहीं है। आप मैथ्स में मुझे लगता है कि अगर आज से 30-40 दिन भी हैं अगर आपके पास, अगर आप 30 दिन भी मानते हैं और 1-1 घंटे भी देते हैं तो आपके जो है टॉपिक वो निपट जाएंगे।